Welcome dear students once again in another part of equilibrium class 11. So we have already discussed what is equilibrium and it is dynamic in nature. आज हम डिटेल में देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम. सो लेट्स स्टार्ट. उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द फिजिकल इक्विलिब्रियम. सो ऑलरेडी मैंने इसमें ये आपको बता के रखा है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें फिजिकल चेंज होती है. जब भी ऐसा इक्विलिब्रियम होगा, जब भी ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, तब फिजिकल चेंज होती होगी, राइट? देयर विल बी नो एनी केमिकल चेंज, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, वेदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो पहले हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. सॉलिड liquid equilibrium. So in this solid liquid equilibrium, definitely there will be equilibrium, there will be balance between the solid state and the liquid state. So let's explain this. Let's see how this equilibrium is attained. तो अगर हमारे पास, if we take few crystals of, let's say few cubes of आइस हम लेते हैं, few cubes of ice, and we also take water, इसके साथ कुछ amount of water भी लेते हैं, और इसको हम रखेंगे, इन दोनों को हम रखेंगे in thermos flask. तो ये जो thermos flask है, it is an example of isolated system. Isolated system already हमने thermodynamics में पढ़ा हुआ है. एक ऐसा सिस्टम होता है in which neither heat nor matter is exchanged with the surrounding. ठीक है, जिसमें न heat nor any kind of matter is exchanged between the system and the surrounding. That's called the isolated system. तो ये जो हमारा थर्मोस फ्लास्क है, आप ये याद रखेंगे, it is an example of isolated system. अब इस isolated system के अंदर हमने कुछ क्यूब्स ले लिए, कुछ क्रिस्टल्स ले लिए आइस के, और इसके अंदर वाटर भी डाला. नाउ ये हम रखेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन एट दिस टेम्परेचर, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, that's nearly 760 mmHg. You know, 1 atmospheric pressure is how much? That's 760 mmHg. और 76 सेंटीमीटर, राइट? या इसको हम 760 टॉर भी कहते हैं. टॉर्सली ने एक्चुअली डिजाइन दिया था. बैरोमीटर है ना, मैनोमीटर, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, और जब भी गैस का प्रेशर हम मेजर करते हैं तो मैनोमीटर का यूज किया करते हैं. तो ये हमारे पास है, एक थर्मोस फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर फ्यू क्यूब्स ले लिया आइस के, क्रिस्टल ले लिया आइस के, एंड इसी के अंदर थोड़ा सा वाटर ले लिया, टेम्परेचर 0 डिग्री रखा, और प्रेशर इज 760 mmHg. Now what you will observe, after a few minutes you will find that the amount of mass of ice, it is same as that of it is same as we have kept. Yeah, similarly mass of water, yeah, amount of water, it also remains constant, same, it doesn't change. इसका मतलब ये हुआ कि आइस के पीसेस जो है सेम रहेंगे, वाटर के जो पीसेस है, वाटर का जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगा एट दिस टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस बिटवीन द आइस सॉलिड एंड द वाटर, दैट इज द लिक्विड. सो व्हेन द अमाउंट ऑफ बोथ ice and water, it remains constant, it doesn't change with time, so that represents the state of equilibrium. अब ये जो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये हुआ, ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टैटिक नहीं है, इट इज डायनामिक इन नेचर. इसका मतलब ये हुआ कि जितने, देखो ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि बस जितने आइस के क्यूब्स हमने ले लिए उतने ही है थर्मोस फ्लास्क के अंदर, जितना वाटर ले लिया उतना ही है, पर एक्चुअली यहाँ पे एक कन्वर्शन कंटिन्यूसली होता है. कौन सा कन्वर्शन? आइस कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर, एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. दैट मींस वी कैन से कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो है
rate of melting of ice, it will be equal to the rate of freezing of water. Rate of freezing of water. So this represents the dynamic equilibrium between the solid and the liquid. पर ये तभी मुमकिन है, ये इक्विलिब्रियम तभी जब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर it is this 0 degree Celsius, it is the melting point of ice, है ना, melting point of ice, and this 0 degree Celsius is also the freezing point of water. इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस जो है वो मेल्ट होता है, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो क्रिस्टलाइज, वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है. So this is an example of solid liquid equilibrium. So hope that you have understood. Let's see the second type of physical equilibrium. That is the liquid vapor equilibrium, or we can say liquid gas equilibrium. ठीक है, लिक्विड और गैस के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो अब हम देख लेते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम लेंगे, लिक्विड वाटर, और अगर उसको रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो इवोपरेट होता है. ओके, लेट्स सी. हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज्ड वेसल है, इसके अंदर हमने रखा है वाटर. लेट्स से इसके अंदर वाटर है. नाउ हियर इज आल्सो कनेक्टेड मैनोमीटर. देखो, वेपर प्रेशर जब भी मेजर करना होगा, ये किसी भी गैस का प्रेशर जब भी मेजर करना होगा, तब हमें जरूरत पड़ती है मैनोमीटर की. मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस और एनी वेपर. तो यहाँ पे पूरा ये वैक्यूम होता है. सो दिस इज आवर मैनोमीटर. नाउ यू विल सी हियर, देखो क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर दैट मीन्स नियरली 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, पहले ये जो मैनोमीटर होता है इसके अंदर मरकरी होता है इन बोथ द लिम्ब्स. ठीक है, इस लिम्ब के अंदर भी और इस लिम्ब के अंदर भी, और लेवल ऑफ मरकरी जो है दैट सेम इन बोथ द लिम्ब्स. बट Now what will happen? ये जो वाटर है it will start evaporating, है ना, ये वेपर्स बनाएगा. जो ही ये क्या करेगा, it will form the vapors. That means water is getting converted into vapors in the gaseous state. What will happen? ये जो मरकरी की लेवल है यहाँ पे ये कम हो जाएगी. In this limb, है ना, लेफ्ट वाली लिम्ब में ये मरकरी की जो लेवल है it will decrease. और यहाँ से इसकी जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. मरकरी लेवल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन दिस लिम्ब, है ना, लॉन्गर लिम्ब जो है इसमें मरकरी की लेवल इंक्रीज. दैट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ मरकरी इंडिकेट्स द वेपर एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स. ठीक है ना, पर अब ऐसा होगा, देखो ये धीरे धीरे इसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी. प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. बट एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि अभी देखो लेट्स से ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पर कुछ देर के बाद लेट्स से ये यहाँ तक इंक्रीज हो गए मरकरी की लेवल, बट आफ्टर सम टाइम इट विल फर्दर डिक्रीज एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट. लेट्स से दिस इज द लेवल एट विच इट रिमेन्स कांस्टेंट. इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ तक डिक्रीज हुआ और यहाँ से इंक्रीज होगा. सो लेट्स से यहाँ तक ये जो हाइट है मरकरी के एच से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेवल से. ठीक है, इस लेवल से. सो दिस हाइट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. नाउ दिस जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, मरकरी की लेवल जो है इट बिकम्स कांस्टेंट, दैट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर. एक्चुअली वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट. तो ये जो है इट आल्सो इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम. पर इक्विलिब्रियम तभी होगा, ये कब होगा, व्हेन द रेट ऑफ इवोपरेशन it becomes equal to the rate of condensation. Rate of condensation. देखो पहले हमने क्या देखा, जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, तो जितने ज्यादा वेपर बनेंगे तो यहाँ पे इसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी. मरकरी की लेवल इन दिस लिम्ब इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. इट शोज दैट देयर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. पर धीरे धीरे अब ऐसा होगा कि ये जो वेपर्स है, चूंकि क्लोज्ड कंटेनर है, तो वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे. दे विल आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. दे विल स्टार्ट नाउ कंडेंसिंग. कंडेंस होके ये फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फिर से वापस आ जाएंगे इसी के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ
condensation, after some time it will become equal, and that represents the equilibrium state. At that equilibrium state, the pressure shown by this manometer, that's called the vapor pressure. So this is the equilibrium between the liquid and the vapors, liquid gas equilibrium भी इसको हम कह सकते हैं. तो ये हम याद रखेंगे. सेकेंड, फिजिकल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है. देखो आपका वाटर है या चाहे आपका आइस है, जो ऊपर हमने एग्जांपल में देखा, या चाहे आपका वेपर है, कंपोजिशन जो है दैट इज सेम एंड दैट इज H2O. ठीक है, चाहे आइस हो उसमें भी यही है H2O, चाहे आपका वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स है, चाहे आपका वेपर है, तो कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है. इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स से अनदर, दैट इज द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, या इसको हम कह सकते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसमें अब क्या होता होगा, डेफिनेटली जो आपका सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, और जब इन दोनों का रेट जो है, देखो पहले सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद वेपर्स फिर से कन्वर्ट हो रहा है इनटू द सॉलिड. अगर दोनों का रेट जो है इट बिकम्स इक्वल, तब हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ. तो ये कब पॉसिबल है? दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन दोज सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सब्लिमेशन हुआ करती है वही ये इक्विलिब्रियम दिखाएंगे. सब्लिमेशन किन सब्सटेंसेस की होती है? जस्ट वी आर हैविंग द आयोडीन, है ना. आयोडीन सॉलिड जो है अपॉन हीटिंग और एट रूम टेम्परेचर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. या सिमिलरली हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. या जस्ट वी आर हैविंग द कैम्फर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट आल्सो शोज सब्लिमेशन. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है हमारे पास जो सब्लिमेशन दिखा करते हैं. जैसे हमारे पास नेप्थलीन है, नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है ना, इनका हम यूज भी करते हैं डेली लाइफ में. नेप्थलीन बॉल्स जो है दे आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मींस डायरेक्टली ये कन्वर्ट होता है सॉलिड स्टेट से इनटू द वेपर्स. तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा. जैसे आयोडीन जो है इसको I2 से हम दिखाते हैं, आयोडीन की फॉर्मूला I2 है, ये सॉलिड स्टेट में. अब ये धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. I2 इसको गैस हम दिखाएंगे ना, वेपर स्टेट, दैट इज द गैसियस स्टेट. सो इसको हम क्या बताएंगे, कन्वर्शन ऑफ आयोडीन सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस वेपर्स में, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. अब अगर एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये भी है, ठीक है, आयोडीन एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, तो ये जो आयोडीन के वेपर बन गए ये फिर से कंडेंस हो जाएंगे, ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे इनटू दिस आयोडीन सॉलिड, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डायनामिक कब पॉसिबल है? व्हेन द रेट ऑफ सब्लिमेशन, व्हेन द रेट ऑफ सब्लिमेशन it becomes equal to the rate of solidification. It becomes equal to the rate of solidification. So that represents the equilibrium state. या जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है. तो अगर हीटिंग पे, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर या उससे भी ज्यादा, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है. सो अमोनियम क्लोराइड ये फिर हम दिखाएंगे गैसियस स्टेट. और उसके बाद अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो ये अमोनियम क्लोराइड के गैसियस मॉलिक्यूल जो है फिर से सॉलिडिफाई होके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड व्हेन द रेट ऑफ सब्लिमेशन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, दैट रिप्रेजेंट्स द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. बट इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सच सब्सटेंसेस व्हिच शो सब्लिमेशन. ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर type of physical equilibrium, that is the solid solution equilibrium. ठीक है, solid equilibrium between solid and its solution. ठीक है, that means equilibrium between solid actually solute हुआ करता है, solute and its solution. Okay, let's see. Fourth type, that is the equilibrium between solid and its solution. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सॉलिड सॉल्यूट लेंगे. जस्ट वी आर हैविंग द शुगर, या हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, OR करके
NaCl सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हैं, रॉक सॉल्ट भी इसको कहते हैं, और इसके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं। तो ये हम सॉलिड ले रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर इसको आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा किसी भी कंटेनर में लेट से आप वाटर ले रहे हैं और उसके अंदर आप ये डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर या सॉल्ट को आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, राइट। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो शुगर आप इसमें डाल रहे हैं तो ये इजीली इसके अंदर क्या हो जाएगा, सोलेबल है ना। दिस शुगर और सॉल्ट इट इज सोलेबल इन वाटर बीइंग पोलर, दोनों पोलर है। ये वाटर एक्चुअली पोलर है, NaCl भी पोलर है, पर शुगर जो है ये नॉन पोलर है, पर ये वाटर में इसलिए सोलेबल होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे दैट जो है आप शुगर के स्पून्स डालते जाएंगे वो डिजोल्व हो जाएगा, बट स्टेज कम्स व्हेन यू डिजोल्व मोर शुगर, तो वो डिजोल्व नहीं हो जाएगा, इट विल रिमेन, इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर और द कंटेनर। दैट सोल्यूशन, दैट स्टेज, दैट्स कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम तभी कहते हैं इन विच नो मोर फर्दर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें हम और सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, दैट्स योर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, इसमें हम फर्दर सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों नहीं डिजोल्व कर सकते हैं, हम तो डाल रहे हैं ऊपर से, पर ये सेटल डाउन हो रहा है एट द बॉटम ऑफ द बीकर, एट दैट टाइम वी कॉल दिस सोल्यूशन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम, किसके दरमियान, सॉलिड एंड सोल्यूशन। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले शुगर या सॉल्ट आप इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, सो दैट इज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, चाहे फिर आप सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं या शुगर को। अब ये जब बराबर हो जाएगा टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्चुअली यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शुगर एक्चुअली आप डिजोल्व कर रहे हो वो शुगर सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है और उसके क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं और वही यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन द सॉलिड एंड इट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बन गया है क्योंकि शुगर आप वाटर में डाल रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट, वाटर हियर इज सॉल्वेंट, इट बिकम्स सॉल्यूशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स आल्सो द डायनामिक स्टेट। देखो आपको लग रहा होगा कि शुगर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl के एग्जांपल, अगर आप 36 ग्राम NaCl के ले रहे हैं, 36 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, राइट, इन 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो ये 36 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। पर अब अगर आप 1 ग्राम और डिजोल्व करेंगे, 37 ग्राम आप NaCl आप ले रहे हैं, तो वो 1 ग्राम जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, दैट विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, दैट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर and that represents the saturated solution. So this represents saturated solution. 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, at this temperature. But if we dissolve further NaCl salt, then it will not dissolve, it will settle at the bottom. Actually होता क्या है, ऊपर से तो आप डाल रहे हैं, ये तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, पर ये साथ में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, इसके क्रिस्टल्स NaCl के बाहर निकल रहे हैं सोल्यूशन से और वो सेटल डाउन हो रहा है। सो दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट्स योर इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इट इज डायनामिक। देखो ये डायनामिक ऐसे है, डायनामिक ये ऐसे है, आपको लग रहा है कि बस ये जो आप एक्स्ट्रा 1 ग्राम यहाँ पे डाल रहे हैं 36 ग्राम के बाद, वो यहाँ पे सेटल डाउन होके रह गया, पर ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। प्रोसेस क्या कंटिन्यू चलती है कि इस शुगर के कुछ पार्टिकल्स जो है वो इसके अंदर डिजोल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर, और वाटर से कुछ शुगर पार्टिकल्स जो है या NaCl पार्टिकल्स जो है वो क्रिस्टलाइज होके बाहर निकल रहे हैं, उसके क्रिस्टल्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन है ना, इसके प्रेसिपिटेट्स बाहर निकल रहे हैं NaCl के,
तो when it becomes equal, this represents the dynamic nature of equilibrium and between the solid and its solution. या चलो अगर हमारे पास शुगर है, शुगर की जो फॉर्मूला है, वी आर यूजुअली टेकिंग, है ना, शुगर सक्रोज, शुगर इसको हम सक्रोज भी कहते हैं, और इट्स आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, है ना, ये आप याद रख सकते हैं। सक्रोज इनवर्ट शुगर है ना, इनवर्ट इज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है फिर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सक्रोज शुगर जो है इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, सिंपली शुगर कहो या टेबल शुगर। And what will be the formula? It will be C12H22O11। इसको आप किस में डाल रहे हो? वाटर के अंदर, ठीक है, और वहां पे क्या बन रहा है? सोल्यूशन बन रहा है, वहां पे सोल्यूशन बन रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना है डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप कर सकते हैं कैसे? लेट्स से हम शुगर में ये जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल आइसोटोप इसका होता है 816 है, जिसका एटॉमिक मास 16 है, दैट इज द नॉर्मल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स टेक, हम इसके बदले में इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लेट्स टेक O18 वाला आइसोटोप हम ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो ही ये वाला शुगर हम लेंगे जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, अब ये हम डाल रहे हैं, तो फिर हम क्या देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो शुगर है, ठीक है, उसमें भी आप ये O18 वाला ऑक्सीजन पाएंगे, रेडियो एक्टिव वाला, और ये जो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ है जो शुगर, उसमें भी आप पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जो शुगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो कुछ तो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, पर जो डिसॉल्व हुआ शुगर है वो भी क्रिस्टलाइज होके बाहर निकल आ रहा है, प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल आ रहा है, तो उसमें भी फिर ये ऑक्सीजन 18 होगा, तो दोनों में ये प्रेजेंट होगा। चाहे ये वाला शुगर जो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ है, विच इज एट द बॉटम, इसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा O18, एंड जो शुगर ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ है वाटर के अंदर, उसमें भी आप ये पाएंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। Now let's see another last type of physical equilibrium, that is equilibrium between gas and its solution, gas and its solution, ठीक है। तो देखो, जब हम इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम दे रहे हैं, दैट इज द सोडा वाटर है। अगर हमारे पास सोडा वाटर की बोतल है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो वहां पे जो सोल्यूशन बन जाएगा, उस सोल्यूशन और इस गैस के दरमियान भी इक्विलिब्रियम है, सोल्यूशन एंड द गैस, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, तो ये कितना डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वाटर के अंदर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट्स कॉल्ड द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है, व्हाट इट स्टेट्स, ये हमें ये बता रहा है दैट द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, mass of gas dissolved in a given volume of solvent, in a given volume of solvent is directly proportional, ये directly depend करता है, is directly proportional to the pressure of gas, to the pressure of gas above solvent or liquid, ठीक है, जो भी solvent होगा। So simply हम इसको ऐसे बता सकते हैं, हेनरीज लॉ जो है, it states that m is directly proportional to the p is the pressure, m is the mass, so the mass of gas dissolved, है ना, mass of gas या मास ऑफ गैस विच गेट्स डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कितना मास गैस का डिसॉल्व हो जाएगा एक गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल के बदले कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज द हेनरीज कांस्टेंट की। तो हेनरीज लॉ को हमें डिटेल में 12th में स्टडी करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जब भी कोई गैस आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप सॉल्यूशन बना रहे हैं,
तो वहां पे हेनरीज लॉ अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। हेनरीज लॉ हमें ये बता रहा है दैट कि कितना मास गैस का डिजोल्व हो जाएगा इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे। जितना प्रेशर होगा गैस का उतना ही मास जो है वो डिजोल्व हो जाएगा गैस का इन दैट गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, राइट, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये जो सोडा वाटर है यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ठीक है। किसके दरमियान? देखो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो वहां पे भी ऐसा ही है कि गैस कितना यहाँ पे डिजोल्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसका प्रेशर कितना है अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तभी ऐसा होता है कि जो है सोडा वाटर या कोई भी ड्रिंकिंग है ना, वी आर हैविंग these सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो है उसका लिड ढक्कन हम खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वो बाहर निकल आता है। एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली इनके अंदर बोटल्स के अंदर, सोडा वाटर बोटल्स के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक वाटर बोतल के अंदर पैक किया जाता है। इट इज पैक्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो जो है लिड हम ओपन करेंगे तो बाहर प्रेशर कम है, सो इट विल ooze out, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे और एक बात आप याद रखेंगे, ये जो हेनरीज लॉ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस। इट इज एप्लीकेबल ओनली अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन हम किसको कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशन जो होता है वो क्या है? दैट इज, आप यहाँ पे लिखिए, आइडियल कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर जो है ये लो होना चाहिए। दैट इज द आइडियल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, ये जो हेनरीज लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसकी लिमिटेशन है दैट इट्स नॉट एप्लीकेबल व्हेन सॉलिड, दैट व्हेन गैस, ठीक है, व्हेन गैस इट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, इन सॉल्वेंट। सो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है व्हेन गैस डिसोसिएट्स, ठीक है, इन सॉल्वेंट। जब गैस डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर तब ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है HCl, जो है इसको हम वाटर के अंदर डालते हैं, ये तो डिसोसिएट होता है इनटू इट्स आयंस, है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो यहाँ पे हेनरीज लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी यहाँ पे आप बात जो याद रखेंगे, दैट इज हेनरीज लॉ इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल इफ गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल when gas reacts with solvent। अगर सॉल्वेंट के साथ गैस आपका रिएक्ट हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अमोनिया गैस जो है इसको वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे, ये तो इसके साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है NH4OH। यहाँ पे भी हेनरीज लॉ जो है that will not be applicable. So hope that you have understood physical equilibrium. Thank you for watching.